Assalamu alaikum dear student, I am your physics teacher Dr. Faiz Alam. स्टूडेंट हम लोग न्यूक्लियर फिज़िक्स में यूनिट 3 स्टडी कर रहे थे जो कि रिलेटेड थी न्यूक्लियर पार्टिकल एक्सेलरेटर के मतलब। न्यूक्लियर पार्टिकल एक्सेलरेटर का जनरल लेक्चर जो कि उसका इंट्रोडक्शन था वो मैंने डिटेल में दिया प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम पार्टिकल एक्सेलरेटर सीरीज़ का फर्स्ट एक्सेलरेटर स्टडी करने जा रहे हैं जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बनाया गया था। और ये एक्सेलरेटर है 1931 में यूएसए के अंदर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में वेंडी ग्राफ ने डेवलप किया। तो इस एक्सेलरेटर का नाम बन गया वेंडी ग्राफ एक्सेलरेटर और वेंडी ग्राफ जनरेटर, समटाइम इसको जनरेटर भी कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग, ये चारों बातें आज की डिस्कशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट इसकी वही होगी कि दिस इज़ अ पार्टिकल एक्सेलरेटर, अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट or increase the kinetic energy of electrically charged particles is called Van de Graaff accelerator और particle accelerator। बेसिकली इसको पार्टिकल एक्सेलरेटर इसलिए बोला जाता है कि ये एक्सेलरेटर अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, एनी पॉजिटिव आइन ऑफ लाइट एलिमेंट, किसी भी लाइटर एलिमेंट के पॉजिटिव आइन को एक्सेलरेट करने के लिए यूटिलाइज होता है, तो इसको पार्टिकल एक्सेलरेटर कहा जाता है। प्रिंसिपल मिड ऑफ द लेक्चर ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, हम कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन से पहले एक चीज़ जो इसमें यूज़ होगी, बहुत वाइटल रोल प्ले करेगी, उसको देख लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये है कि अगर हमारे पास एक चार्ज बॉडी हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज स्फीयर हो, और उसको हम किसी न्यूट्रल बॉडी के करीब ले आएँ एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है और विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। तो जब हम किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी की फील्ड में लाते हैं या किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी की फील्ड में लाते हैं, तो न्यूट्रल बॉडी की सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाती हैं या पोलराइज्ड हो जाती हैं। तो इस तरह न्यूट्रल बॉडी इन द विसिनिटी ऑफ चार्ज बॉडी वो चार्ज गेन कर लेती है या चार्ज कैरेक्टर अडॉप्ट कर लेती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस एक्सेलरेटर में इसी तरह का कुछ काम होगा। कैसे होगा, किस तरह होगा, आप गौर से देखें। इस एक्सेलरेटर के अंदर हमारे पास ये एक हालो कंडक्टर है, हालो स्फेरिकल कंडक्टर मेटल का बना हुआ है, जिसके इनसाइड इस कंडक्टर हालो मेटालिक स्फेरिकल कंडक्टर को C से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके इनसाइड 2 पुलीज हैं, P1 और P2। इन दोनों पुलिस से एक कन्वेयर बेल्ट इंसुलेटिंग मटेरियल का ये रोल करता है, यानी मूव करता है P1 से P2 की तरफ। वो मैं बताऊंगा कि ये मैकेनिकल अरेंजमेंट क्या है। और इन दोनों पुलिस के साथ यहाँ पर एक ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर आयन सोर्स है, पॉजिटिवली आयन सोर्स, जिस पॉजिटिवली आयन को हमने एक्सेलरेट करना है। इट माइट बी एन अल्फा पार्टिकल, इट माइट बी ए प्रोटॉन, इट माइट बी ए पॉजिटिव हीलियम, डबली पॉजिटिव हीलियम वो तो अल्फा पार्टिकल हो गया, सिंगली हीलियम आयन भी हो सकता है, पॉजिटिव सिंगली हीलियम आयोनाइज्ड आयन ये भी हो सकता है, या लिथियम का आयन भी हो सकता है। और ट्यूब के रास्ते नीचे बॉटम ऑफ द ट्यूब टारगेट मटेरियल है, स्पेसिमेन भी इसे कहते हैं, जिस टारगेट पे स्पेसिमेन पे आपका आयन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जाके हिट करेगा और कोई न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाएगा। न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट मीन इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी, व्हाटएवर, वो मैं एंड में बताऊंगा कि क्या हो सकता है। और C1 और C2 ये शार्प पॉइंट्स हैं, चार्ज स्प्रे पॉइंट्स कहते हैं। ये एक मेटालिक काम है, मेटल काम की तरह की, जिसके एंड पॉइंट्स शार्प्स हैं। क्यों रखे गए हैं शार्प्स, ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। इस C1 को कनेक्ट किया गया है DC पावर सप्लाई के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। और दूसरा जो शार्प पॉइंट है C2, ये भी एक मेटल काम है, ये कलेक्टर काम है। ये स्प्रेइंग काम होगी, चार्ज स्प्रे करेगी
और वो चार्ज कन्वेयर बेल्ट के रास्ते ऊपर जाएंगे और C2 काम इनको कलेक्ट करेगी और कलेक्ट करने के बाद जो हालो कंडक्टर है इसकी सरफेस पे डिपॉजिट होते रहेंगे ये चार्जेस। और ये तमाम अरेंजमेंट हाई प्रेशर के ऊपर, ऑलमोस्ट 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर एक प्रेशर स्टील टैंक है, इसके अंदर एनक्लोज की गई है। यानी आउटर अरेंजमेंट जो है ये एक स्टील का बना हुआ टैंक है जिसके अंदर हाई प्रेशर डेवलप किया गया है 10 एटमॉस्फेयर। क्यों डेवलप किया गया है ड्यूरिंग वर्किंग हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और इस प्रेशर टैंक के अंदर इनर गैसेस नाइट्रोजन या मेथानॉल जो है उसको इंसर्ट किया गया है। और बाकी जो अरेंजमेंट है इसके अलावा वो टेंडम वेंडीग्राफ एक्सेलरेटर की है नीचे, वो एंड ऑफ द लेक्चर बताएंगे, इसका मॉडिफाइड वर्जन है। ये तो होगी कंस्ट्रक्शन वेंडीग्राफ एक्सेलरेटर की। अब हम आते हैं इसके वर्किंग की तरफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इसको ज़रा गौर से देखें, ध्यान से देखें। ये जो स्प्रे पॉइंट है मेटालिक काम है C1, जब हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच करते हैं और ये जो डीसी पावर सप्लाई है इससे जो वोल्टेज दी जा रही है ये 10 पावर 4 वोल्ट, सम टाइम 10 पावर 4 वोल्ट यानी 10,000 वोल्ट, और जो अपर लिमिट है 20 kV टू 100 kV तक ये वोल्टेज हम दे सकते हैं। तो जब आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से मेटालिक काम C1 को कनेक्ट करोगे तो ये जो सामने इसके कन्वेयर बेल्ट है, इंसुलेटिंग बेल्ट याद रख लो पुली के साथ, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा पोलराइजेशन के, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन फिनोमिना के तहत। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। और ये जो डीसी मोटर है इस कन्वेयर बेल्ट को ऑपरेट करेगी, इसको रनिंग में लाएगी, ये मूव करेगा। तो कन्वेयर बेल्ट जिस तरह ऑटोमेटिक रेलिंग स्टेयर्स होती हैं, ऑटोमेटिकली वो मूव कर रही होती हैं, तो ये बेल्ट मूव करते करते ऊपर जा रहा है तो चार्जेस ऊपर जा रही हैं इस तरह। जब चार्जेस सेकंड काम के करीब जाएंगे तो क्योंकि ये जो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड काम के करीब आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस के तहत, और ये अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो इस तरह इस काम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस एंड पे, और इसका तलक डायरेक्ट कनेक्टेड है ये जो बायर हैवी हालो स्फेरिकल मेटालिक स्फीयर है। तो ये पॉजिटिव चार्ज थ्रू इंडक्शन प्रोसेस इस मेटालिक स्फीयर की बाउंड्री पे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे आके जब ये कन्वेयर बेल्ट का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों को गेन करके न्यूट्रलाइज करेगा, ये मूविंग स्टेट में है, सेकंड पुली से ये दोबारा आएगा, ये अनचार्ज हो गया है, नीचे आएगा, दोबारा इधर से गुजरेगा, फिर चार्ज होगा। तो इस तरह फील यूँ हो रहा है कि ये जो C1 काम थी, जब इसको आप पॉजिटिव डीसी पावर सप्लाई से अटैच करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्जेस को स्प्रे कर रही है। हालांकि एक्चुअली होता क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और इसके ऊपर कौन सा कैरेक्टर आ गया, पॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो लिटरेचर ये कहता है कि व्हेन ए काम C1 इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, positive charges are spread out on outer surface of the insulating belt, which are in a moving condition. These positive charges moves towards the comb C2 where they accumulated on the outer sphere of the outer metallic sphere C, कि वहाँ से ये यहाँ से लॉस होते हैं और लॉस होने के बाद इस तरह आउटर सरफेस के ऊपर पोटेंशियल डेवलप होता जा रहा है। तो यूँ ये पॉजिटिव चार्ज जब आउटर सरफेस पे डेवलप होते हैं, आप जानते हैं कि जूं चार्ज एकम्युलेट होगा तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जब पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो इसके आसपास अगर एयर है तो अब वो पॉइंट के स्टील का प्रेशर टैंक क्यों रखा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सराउंडिंग एरिया में एयर होती तो एयर को आयोनाइज होने के लिए, यानी एयर के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए
एयर लाइक ऑल अदर गैसेस इंसुलेटिंग ट्रीट होती है, यानी इसका इंसुलेटिंग बिहेवियर होता है। लेकिन अगर आपने एयर को आयोनाइज करना है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करवाना है, तो आपको 10 पावर 4 वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल चाहिए। यानी 1 मीटर आप थिक लेयर ऑफ एयर कॉलम को कितना पोटेंशियल देना है आपने? 10 पावर 4 वोल्ट। तो एयर आयोनाइज हो जाएगी। अगर एयर आयोनाइज हो जाएगी सराउंडिंग एरिया में, तो ये जो हैवी मेटालिक स्फीयर की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, एयर आयोनाइज होती है, तो ये एयर के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा? रिड्यूस्ड होता जाएगा। जब पोटेंशियल रिड्यूस्ड होगा तो आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकती हैं। इसलिए आपने एयर के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के प्रोसेस को रोकने के लिए यहाँ प्रेशर टैंक यूटिलाइज किया है स्टील का, और उसके अंदर इनर्ट गैस रख दिया, वो नॉन रिएक्टिव होती है, नाइट्रोजन या मेथानॉल। तो आपकी जो लीकेज है, रेट ऑफ लॉस ऑफ द लीकेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए हैवी पॉजिटिव मेटालिक स्फीयर, वो ओवरकम हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। एक पॉइंट, अब जब सूटेबल अमाउंट में पोटेंशियल डेवलप हो गया, मिलियन वोल्ट तक पोटेंशियल, याद रख लो वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर जो है ये एक्सेलरेट करता है, कितना पोटेंशियल डेवलप कर सकता है? 20 मिलियन वोल्ट। तो जब ये 20 मिलियन वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप कर लेगा, तो जो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल या एनी पॉजिटिव आइन जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा आफ्टर एक्सेलरेटिंग, तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? ये बड़ी फेमस इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी Q टाइम V नॉट, चार्ज टाइम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 20 मिलियन वोल्ट है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके अप टू 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अब ये काइनेटिक एनर्जी गेन कहाँ होगी? उसके लिए ये एक्सेलरेटिंग ट्यूब है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ही पोटेंशियल डेवलप हुआ, इस हालो कंडक्टर के इनसाइड हमने ये एक्सेलरेटिंग ट्यूब रखी हुई है। तो इस ट्यूब के जो टॉप है, हेड है जो इसका, यहाँ पर आइन सोर्स है, पॉजिटिवली आइन सोर्स। क्लियर होगी बात ये? तो जब पोटेंशियल डेवलप होगा और ये पॉजिटिवली आइन है, पॉजिटिवली चार्ज कैरी करता है, तो मैसिव कूलम रिपल्शन फोर्सेस की वजह से ये क्या होगा? रिपेल होगा। जब ये रिपेल होगा, इसके ऊपर वर्क डन होगा। दिस वर्क इज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, तो इसकी गेन इन काइनेटिक एनर्जी 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नीचे हमने इसी एक्सेलरेटिंग ट्यूब के नीचे हमने अपना स्पेसिमेन या टारगेट मटेरियल रखा हुआ है, उस टारगेट के ऊपर जाके फॉल करेगा, तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल को जब इस टारगेट पे फॉल करती हैं, वी कैन परफॉर्म एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म कर सकती हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, ट्रांसमुटेशन ऑफ न्यू एलिमेंट, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में ट्रांसमुटेट कर सकती हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल वो ली जा सकती है। यानी जब ये इस टारगेट के न्यूक्लियस पे जाके अल्फा पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फॉल करेगा, तो न्यूक्लियस से कोई न्यू पार्टिकल एमिट हो सकता है। तो ये मल्टीपल पर्पसेज हैं वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर के, जो हम यूटिलाइज कर सकती हैं। वजह कि हमने टारगेट का ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इसको ग्राउंडेड किया हुआ है। ग्राउंडेड करने से मुराद ये है कि नेगेटिव पोटेंशियल आपने जीरो पोटेंशियल पे रखा हुआ है, क्योंकि ग्राउंडेड का एज द और पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। तो ये जीरो पोटेंशियल और ऊपर प्लस V पोटेंशियल, विच मे वेरी फ्रॉम 20 kV अप टू 100 kV। तो मैसिव पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया ना। मैसिव पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने की वजह से ही आपका जो पॉजिटिव आइन है वो क्या कर रहा है? मैसिव या ह्यूज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। अब देखना ये है कि वेन डी ग्राफ ने सोचा कि अगर ये एंड प्लस V पोटेंशियल डेवलप कर लेता है और नीचे जीरो है, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आ गया ना। प्लस V मैंने आपको कहा ना 20 kV है, नीचे जीरो, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कितना बन गया? 20 kV। अगर ये 30 kV है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन गया? 30 kV। और अगर 100 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 100 kV। तो हम चाहते हैं कि अगर आप इससे ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप कर लें, यानी किसी नेगेटिवली आइन को
इस पॉजिटिव पोटेंशियल तक लेके आ जाएं तो वो नेगेटिव पोटेंशियल माइनस वी और ये प्लस वी, एक दफ़ा पोटेंशियल डिफरेंस ये डेवलप होगा, फिर जो ही इसकी विसिनिटी में आपका नेगेटिव आयन आए वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। पहले नेगेटिव था तो वो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल उस नेगेटिव आयन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आपका पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है। जो ही इसकी विसिनिटी में आए वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अब ये दोबारा उसको क्या करे, एक्सेलरेट करे, रिपेल करे। इसी तरह जिस तरह मैंने प्रीवियस बताया है, ये पॉजिटिव आयन नीचे आ जाएगा तो आप एक ही आयन को 2 टाइम्स एक्सेलरेट करवा सकती हैं, यानी आप इससे डबल एक्सेलरेशन गेन करवा सकती हैं। ये वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर का लेटेस्ट वर्जन है जिसको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर कहते हैं और इसका नाम है टेंडम वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर। इसमें ये किया गया, ये नीचे वाली फिगर को देखें, आपकी मेन अरेंजमेंट यही है। ये आपकी मेन अरेंजमेंट है जहां पर आपका जो हालो मेटालिक है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। हम ऐसा करते हैं कि हम इस ट्यूब की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। ट्यूब का ये वाला एंड पॉजिटिव है, इसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं इस तरह, और इसके अपर एंड में क्या करते हैं, नेगेटिव आयन इंसर्ट कर देती हैं। किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर देना ये आप तक है। थ्रू इंडक्शन प्रोसेस आप उसको पॉजिटिव कैरेक्टर भी दे सकती हैं और नेगेटिव कैरेक्टर। सपोज हमने क्या किया, बाय सर्टन मैकेनिज्म इस ट्यूब के अंदर नेगेटिव आयन ऐड कर दिए। नेगेटिव आयन ऐड करेंगे, इस हालो कंडक्टर का हेड पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है, तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है, ये इन इलेक्ट्रॉनों को या नेगेटिव आयन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसी एक्सेलरेशन के साथ जिस एक्सेलरेशन से पॉजिटिव आयन। तो एक दफ़ा एक्सेलरेट हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ पर एक गैस डाली जाती है जिसे कहते हैं स्ट्रिपिंग गैस। स्ट्रिपिंग गैस का ये बेनिफिट होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, सरप्लस इलेक्ट्रॉन, वो जो नेगेटिव आयन था उसके सरप्लस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है। तो नेगेटिव आयन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव आयन में। जो ही ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा, इसके हेड के करीब जाएगा, तो कूलम रिपल्शन फोर्सेस के तहत पहले नेगेटिव आयन एक्सेलरेट हुआ, उसने 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन की, उसको सर्टन एक्सेलरेशन मिला। स्ट्रिपिंग गैस ने सरप्लस इलेक्ट्रॉनों को गेन किया, कैरेक्टर नेगेटिव कैरेक्टर पॉजिटिव कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया। जब पॉजिटिव आयन बना, दोबारा यहाँ से ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, रिपेल होगा और इस ट्यूब के रास्ते नीचे टारगेट तक आएगा, तो आपने डबल एक्सेलरेशन गेन कर लिया। ये वर्जन होता है टेंडम वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर में। तो आपने 2 टाइम अपने पार्टिकल को एक्सेलरेट कर लिया, तो वो इसके डबल एक्सेलरेशन गेन कर लेगा। तो इस तरह डबल एडवांटेज हो गया आपको। तो यूं वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर को यूटिलाइज किया जाता है। मैंने पहले भी कह दिया है, अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में एनी पॉजिटिव आयन, कोई भी किसी भी एलिमेंट का पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने में अप टू 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितने इसके एडवांटेजेस थे, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस पे जाने से पहले प्रिंसिपल को आप देख लेते हैं कि ये बेसिकली प्रिंसिपल क्या था। तो प्रिंसिपल ये था, पोटेंशियल ऑफ ए हालो कंडक्टर can be increased to high value by repeated transfer of charge from one hollow conductor to another hollow conductor by internal contact। तो ये प्रोसेस हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में इंटरनल कांटेक्ट प्रोसेस के तहत एक हालो कंडक्टर से दूसरे हालो कंडक्टर पर रिपीटेड ट्रांसफर ऑफ चार्ज करने के बाद हालो कंडक्टर के पोटेंशियल को क्या करना है, आउटर हालो कंडक्टर के पोटेंशियल को इंक्रीज करना है, इंक्रीज करवाना है बाय इंटरनल कांटेक्ट या बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस। डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं, क्योंकि ये मैंने कहा था ना पार्टिकल एक्सेलरेटर है। कौन सा पार्टिकल एक्सेलरेटर, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट किया जा सकता है। तो साइक्लोट्रॉन का पहला वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर का पहला डिसएडवांटेज ये है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक ए न्यूट्रॉन, कि न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस होने की वजह से चार्ज नेचर का होना ज़रूरी है। ये एक डिसएडवांटेज आ गया। दूसरा ये है कि ये जो आपको हालो मेटालिक कंडक्टर माउंटेड दिखाई दे रहा है,
ये बहुत बल्कि अरेंजमेंट है, ह्यूज अरेंजमेंट है, यानी बहुत हैवी किस्म का मेटालिक कंडक्टर आप जो है ना माउंटेड करते हो जिस पे मिलियन वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप होता है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत कॉस्टली होती है। ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। साइंस ये कहती है, रिसर्चर ये कहते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब डिज़ाइन किया जाए तो उसका जो एपरेटस होता है वो कास्ट इफेक्टिव होना चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और कास्ट इफेक्टिव, कि उस पर ज़्यादा कास्ट ना है ताकि आम लेमैन भी उससे यूटिलाइज कर सके। तो कंस्ट्रक्शन बहुत कॉस्टली है। तीसरा, ये जो 20 से 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन हुई है वैन डी ग्राफ एक्सेलरेटर के तहत, इससे ग्रेटर एनर्जी वाला पार्टिकल एक्सेलरेट किया जा रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अंदर। आज का लेटेस्ट एक एक्सेलरेटर है साइक्लोट्रॉन, जिसकी असेंबली इसकी निस्बत बल्कि भी नहीं है, कास्ट इफेक्टिव भी है, और हम कम कास्ट के अंदर कम कास्ट को यूटिलाइज करते हुए अपरेटस की अरेंजमेंट में भी वॉल्यूम ऑफ द अपरेटस जो है उसको कम करते हुए हम जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, ये जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, इससे फ्यू टाइम ग्रेटर जो है ना 30 क्या 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकती हैं बाय यूटिलाइजिंग मॉडर्न डे एक्सेलरेटर कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। तो वो लेटेस्ट वर्जन है, वो उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो इस तरह ये जो वैन डी ग्राफ एक्सेलरेटर था, इसकी स्टेटमेंट, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और ये वर्किंग आ जाती है। तो इसमें एक पॉइंट और है कि ये जो शार्प स्प्रे पॉइंट्स हैं, इनको शार्प क्यों रखा गया है। याद रख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आपने पढ़ा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर जब चार्जेस इकामुलेट होती हैं, डिपॉजिट किए जाती हैं, अगर उसकी एंड पॉइंट शार्प हो, ये सा टूथ की तरह है, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ चार्जेस इस पॉइंट पे, ये जो शार्प पॉइंट है यहाँ पर ज़्यादा होंगे। और इसलिए जब सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्प्रे पॉइंट C1 ये जो काम है, इसको भी एंड पॉइंट को शार्पर बनाया गया है, और जहाँ से ये अकोमोलेट होते हैं इसको भी बनाया गया है। और इस प्रोसेस को, इस मेथड को कहा गया है कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज की दो किस्म की स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट ये है कि शार्प स्प्रे पॉइंट से चार्जेस का ट्रांसफ़र होना थ्रू इंसुलेटिंग बेल्ट। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास एक चार्ज बॉडी है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और आसपास फ्लूइड है, एयर या कोई और फ्लूइड है, तो एयर के इलेक्ट्रॉनों को, एयर मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल है उसमें से इलेक्ट्रॉनों को ये जो चार्ज बॉडी है ये अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी फ्लूइड से, एयर लाइक फ्लूइड से कि चार्ज बॉडी की तरफ लॉस होके जाएगा, इट विल इमिट लाइट इन विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये विजिबल लाइट इमिट करेगा, यानी एयर जो है वो ग्लो करेगी। तो एयर का चार्ज बॉडी की विसिनिटी में ग्लो करना, यानी विजिबल फोटॉन का इमिट करना, दिस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। इसको कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है। थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स का जो प्रोसेस है कि 15 to 20 किलोमीटर अबाव द अर्थ सरफेस, सम टाइम क्लाउड के अंदर इतने मैसिव चार्जेस डेवलप हो जाती हैं कि थंडरिंग ऑफ क्लाउड में आसमानी बिजली जो है वो क्लाउड्स की सरफेस से अर्थ सरफेस तक आ जाती है, क्योंकि अर्थ का मैंने कहा है ना कि ज़ीरो पोटेंशियल है और क्लाउड में मैसिव पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बीच में जो मीडियम है एयर, ये आयनाइज हो जाती है। जब ये आयनाइज होती है तो वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमिना की वजह से थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स जो है उसमें जो आसमानी बिजली है वो ज़मीन पे गिर जाती है। तो सम टाइम ये बड़ी डेंजरस होती है, तो इसको भी कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है। तो कोरोना डिस्चार्ज दो तरह से आ गया, एक शार्प स्प्रे पॉइंट से चार्जेस का ट्रांसफ़र होना और दूसरा आसपास सराउंडिंग एयर का आयोनाइज हो जाना, और आयोनाइज होने के बाद विजिबल लाइट का इमिट करना इन द विसिनिटी ऑफ मैसिव चार्ज बॉडी और चार्ज ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। तो आप इसको विजुअली भी देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये वैन डी ग्राफ जनरेटर किस तरह वर्कआउट करता है।